नमस्कार, मैं हूं प्रतीक गांधी और इंडिया के नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क TV9 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। TV9 की ये खास पेशकश जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी ना गोलगप्पे जैसी है, जितना भी खा लो मन नहीं भरता। पेट भले ही चाहे भर जाए पर मन नहीं भरता। हमारे पास ऐसे ही एक कलाकार हैं जो हमारे मन में ऐसे बसे हुए हैं कि इनकी बात जितनी भी सुन लो, इन्हें जितनी भी बार देख लो, हमारा मन नहीं भरता। मैं बात कर रहा हूं जिसे हम सब परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं, द सुपरस्टार आमिर खान। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? यार प्रतीक, आपने इतनी चीज़ें बोल दी। मैं इससे पहले कि आप मुझे कुछ भी पूछे, मुझे बोलना है आपसे कि मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी वो शो देखा, स्कैम 1992। और मैं इतना इमोशनल हो गया आपका परफॉर्मेंस देख के। इतना कमाल का काम किया है आपने, इतना सुर करेक्ट पकड़ा है और हर चीज़, हर मोमेंट, एक फॉल्स मोमेंट नहीं। और ये आपका पहला काम था, ये पहला मतलब फिल्म या सीरीज जो है, दिस इज योर फर्स्ट वर्क ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। अनबिलीवेबल। बाकी मेरी शुरुआत सर आप ही की तरह हुई थी गुजराती थिएटर से। और मैंने आपके गुजराती थिएटर के बारे में, उन दिनों के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाँ, वो वक्त बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। वो उस वक्त मैं 16 साल का था जब मैं NM कॉलेज में ज्वाइन हुआ। तो NM कॉलेज में महेंद्र जोशी डायरेक्टर थे। वो इंटर कॉलेज प्लेज वो डायरेक्ट करते थे। बहुत बहुत बड़ा। हाँ, बहुत नामचीन डायरेक्टर थे। और वो उनका एक ग्रुप भी था, अवान्तर। तो मैंने NM कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया ताकि मुझे लगा कि मैं शायद उनके साथ कुछ प्ले करने का मौका मिले। हालांकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे NM कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में मुझे एडमिशन मिला क्योंकि मैं टेनिस बहुत अच्छा खेलता था। महाराष्ट्र में मैं रैंक था और इंटर स्कूल जीता था, तो इंटर कॉलेज भी जीता मैं NM कॉलेज के लिए। तो मुझे एडमिशन टेनिस की वजह से मिल गया। और मैं जब 11th का ईयर स्टार्ट हुआ तो नोटिस बोर्ड में सब गुजराती प्ले का ऑडिशंस के लिए हम लोग को बुलाया गया। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उस साल महेंद्र जोशी हिंदी प्ले डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा हिंदी प्ले में मुझे उनके साथ काम करने का चांस मिलेगा, लेकिन हिंदी वो प्ले डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मैं गया ऑडिशंस, हिंदी प्ले के ऑडिशंस के लिए। तो ऑडिशंस में बॉयज़ कॉमन रूम में कुछ 70, 80, 100 के ज़्यादा लड़के आ गए थे ऑडिशंस के लिए। सब गुजराती प्ले का ऑडिशन? नहीं, हिंदी, ये हिंदी वाला अच्छा। था। हाँ, तो उस वक्त डायरेक्टर थे देबूदा, और उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया। मैं तो फौरन रिजेक्ट हो गया, हम सब रिजेक्ट हो गए। मुझे याद है वो उसका टेस्ट ये था कि उन्होंने एक लाइन दी थी हमको। वो लाइन क्या थी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टेस्ट ये था कि आपको वो लाइन बोलनी है एज अ 7 ईयर ओल्ड, 7 साल के बच्चे की तरह बोलनी है, 37 ईयर्स के एक इंसान की तरह बोलनी है, और 70 ईयर्स के बुढ़े की तरह बोलनी है, वही लाइन। मैं पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहा था, मुझसे तो हुआ ही नहीं। मतलब जो कुछ हुआ मैंने किया, तो खैर रिजेक्ट हो गया। और मैंने सोचा यार फर्स्ट ईयर तो गया, मतलब 11th में तो चांस ही नहीं मिलेगा एक्टिंग का, क्या करूं। तो मैं नोटिस बोर्ड पे गया, मैंने देखा गुजराती प्ले का ऑडिशंस चल रहा है और उसमें महेंद्र जोशी वहाँ पे डायरेक्टर था। अब गुजराती मुझे आती नहीं, लेकिन मैं गिव अप नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गुजराती प्ले के ऑडिशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेन एक्टर्स के अलावा वहाँ पे लिखा था कि उनको कोरस में बहुत 30-40 लोग चाहिए, तो कोरस में तो चांस अपने को मिल जाएगा। ये सोच के मैं ऑडिशन के लिए गया। उसका भी ऑडिशन मुझे अच्छी तरह याद है। जोशी ने हमको बोला कि आप ऑडिशन के लिए ये बोला कि आप सोचो कि आप एक पहाड़ पे खड़े हो और दूसरे पहाड़ पे पसियो है, कैरेक्टर है, उसका नाम है पसियो। आपको उसको आवाज़ देना, एक्शन। तो गला फाड़ के हम लोग ने, सबने चिल्लाया पसियो, जोर जोर से चिल्ला रहे हम लोग। तो सबका टेस्ट हो गया, सबको उसने फेल किया। उसने बोला तुम लोग को किसी को कुछ नहीं आता है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। प्ले पे जब हम प्ले कर रहे हैं तो हमको एक अगर दिखाना है कि वो दूसरा आदमी बहुत दूर है, तो हम जोर से नहीं चिल्लाते, हम लंबा चिल्लाते हैं, अरे ओ पसियो। तो लगता है कि बहुत दूर खड़ा है पसियो और अपन उसको चिल्ला रहे हैं। तो ये उसने हमको समझाया। तो इसे छोटी छोटी चीज़ सीखने को मिलती है। तो खैर हमको रिजेक्ट किया उसने, लेकिन हम लोग को सबको कोरस में डाल दिया, 40 लड़के थे। तो पसियो रंगारो था प्ले, और गुजराती प्ले था, और उसमें गाना था। तो कोरस में हम सबको गाना गाना था और डायलॉग वाला हमारा कुछ नहीं था।
અમે રંગારા છઈએ અમે રંગારા છઈએ क्यों तो हमें तम्मारा काळजानी खोरूने रंगीने दइए हमें रंगारा छइए, ऐसे कोरस गाना था। तो 30-40 दिन, 2 महीने एक्चुअली 60 डेज रिहर्सल चली और वो हम लोग ब्रिज पे पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, तो मैं पेंटर था ब्रिज पे और सारे कोरस का सिर्फ गाना था, सिर्फ जो हम लोग एक्स्ट्रास थे और हमेशा हम लोग वो स्कैफोल्डिंग पे चढ़े रहते थे और नीचे प्ले चलता था, मेन एक्टर्स पसियो वसियो उनका सीन्स चलते थे और जब भी गाना आता था हम लोग गाना शुरू कर देते, तो वो गाना आता था 3-4 दफा और एक लाइन थी पूरे प्ले में और वो मेरी थी। कोरस में से एक ही बंदे की लाइन थी, वो मेरे को लाइन मिली थी। तब तो बहुत मजा आता, बहुत एक्साइटेड था आदमी को लाइन मिला था। हाँ, बहुत एक्साइटेड था। वो लाइन क्या थी मैं याद करता हूँ, वो गुजराती में वो क्या पसियों की शादी कुछ फिक्स होती है और जो कोरस है उसमें से एक बंदा बोलता है कि साला अपन ने तो कोनो पेंटोज नथी तेनी माने कुतरा पहने, ऐसे करके गाली देता है वो। अपन ने तो कोई पणतोज नथी एनी माने कुतरा पहने, ऐसे गाली थी मेरी। तो वो मैं रोज गाली लर्न करता था और क्या हुआ कि वो प्ले के 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ महाराष्ट्र बंद था मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो मुझे अम्मी ने घर से बाहर जाने नहीं दिया, रिहर्सल थी, मैं रिहर्सल के लिए जा रहा था। उन्होंने बोला नहीं नहीं उसे पत्थर मारेंगे तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते आज। तो मैं बोला ठीक है। अगले दिन मैं रिहर्सल पे गया तो जोशी, महेंद्र जोशी, बहुत खरदेवाक डायरेक्टर था वो, बहुत ज़्यादा बहुत उसकी ज़बान बहुत रंगीन थी तो उसने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं आए, मतलब मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ। उसने बोला आप क्यों नहीं आए। मैंने कहा भाई कल बंद था, महाराष्ट्र बंद था और अम्मी ने घर से जाने नहीं दिया। तो अच्छा, जोशी अम्मी को भी जानता था। हाँ, क्योंकि जोशी और मेरी जो सिस्टर है निखत, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। अच्छा। उनका रिश्ता था, शायद इसलिए मेरे को उसने वो लाइन दी थी आई थिंक कि निखत के भाई को एक लाइन दे देते हैं यार। खैर वो बहुत खरदिमाग था, तो उसको पता था कि अम्मी कैसी है, मेरे को घर से जाना, मतलब मेरा ही मस्ट हैव नोन कि ये घर से नहीं निकल पाया होगा। खैर उसने मेरा रीज़न सुना कि उसने बोला अच्छा बाकी लोग तो आए, तू क्यों नहीं आया, गेट आउट। तो मुझे उसने गेट आउट कर दिया, ये इंटर कॉलेज के शो से 2 दिन पहले। मतलब उस दिन के रिहर्सल से नहीं, प्ले से ही बाहर? प्ले से बाहर निकाल दिया 60 डेज के बाद। एक्चुअली 60 भी कम बोल रहा हूँ, आई थिंक 90 डेज का रिहर्सल हुआ था। हाँ। और वो स्कैफोल्डिंग हम लोग आके बांधते थे, उतारते थे और वो 2-3 लोग ही करते थे, उसमें से मैं एक था। तो खैर मुझे निकाल दिया प्ले से। तो मैं जाके सामने, रिहर्सल चल रही थी, स्टेज के सामने घास थी, मैं जाके बैठ गया एनएम के पीछे। इतने में मेरा एक दोस्त आया जो FTI में स्टूडेंट था, उसको मैं जानता था, उसका नाम था थाड़े, निरंजन थाड़े। तो वो आया, उसने बोला यार आमिर तू फ्री है, ये मेरा दोस्त है इंद्रजीत सिंह बंसल, उसको एक्टर की ज़रूरत है, हम लोग FTI में, ये स्टूडेंट है, ये अपनी डिप्लोमा फिल्म बना रहा है, तो आर यू फ्री। तो मैंने बोला अब भी फ्री हुआ हूँ मैं अब भी 5 मिनट पहले फ्री हुआ हूँ मैं, मेरे को प्ले से निकाल दिया। तो उसने बोला अभी का अभी तू घर जा, पैक करके पुणे। तो मैं लिटरली उठा और पुणे गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एक्चुअली, थैंक्स टू जोशी। जोशी ने अगर मुझे प्ले से निकाला नहीं होता तो शायद मैं इस वक्त आपके सामने नहीं बैठा होता। क्या बात। क्योंकि वो कड़ियाँ ऐसी जमी, जोशी ने मेरे को प्ले से निकाला। मुझे थाड़े ने बोला कि तू बंसल की फिल्म कर, फ्री है? मैं बोला हाँ। पुणे गया, बंसल की फिल्म की मैंने, स्टूडेंट फिल्म, डिप्लोमा फिल्म 20 मिनट की थी, सुबह सुबह उसका टाइटल था। वो फिल्म की, उसके बाद एक दूसरे स्टूडेंट ने मेरा काम देखा, उसको अच्छा लगा, उसने मुझे एक दूसरी डिप्लोमा फिल्म में काम दिया। केतन मेहता ने वो रशेस देखे, उसको मेरा काम वहाँ अच्छा लगा, मुझे होली मिली। होली नासिर साहब और मंसूर ने देखी और उनको लगा कि ये एक्टर बन सकता है, और उन्होंने कयामत से कयामत तक बनाई। क्या बात, कहाँ से कहाँ की जर्नी। हाँ तो ये मेरी जर्नी रही है एनएम कॉलेज से लेके यहाँ पर। उसके बाद मैं अवांतर के साथ जुड़ भी गया था। मैं अवांतर के साथ मैंने बहुत गुजराती प्ले ज़्यादातर करते थे अवांतर, एक आध हिंदी प्ले भी किया था। तो मैं बैकस्टेज करता था अवांतर ग्रुप के लिए। तक आप बैकस्टेज? हाँ, करीब 1.5-2 साल, 16, 17, 18
उस उम्र में मैंने बैक स्टेज किया था, और खिलैया बहुत सुपर हिट प्ले था, उसके गाने सुपर हिट थे। लाइव सिंगिंग होती थी। हाँ, लाइव सिंगिंग झुकू ने बहुत कंपोज किया था, कुछ 16-17 गाने थे उसमें। उसका टाइटल सॉन्ग था, मुझे वर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ट्यून मुझे याद है, क्योंकि हम लोग रोज सुनते थे बैक स्टेज में, और मुझे गुजराती आती नहीं, लेकिन मेरे को याद हो गई थी। अभी आप जितना भी बोले हैं गुजराती में, जो भी गाया है वो सही था। अच्छा। तो प्लीज तो आव्या आव्या खिलैया आव्या, रंग बेरंग खेलैया, डा 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 डा, ऐसा करके गाना होता था टाइटल ट्रैक, और बहुत अच्छे अच्छे गाने थे उसमें। तो उसमें परेश रावल भी थे। परेश रावल ही वो सूत्रधार, अपना फिरोज खान जो अभी डायरेक्टर बन गए हैं, ही वॉज अ लीड। पिंटी पद्मावती राव, वो इस वक्त मुंबई में नहीं रहती, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, कर्नाटका में रहती हैं वो थी लीड। बहुत कमाल का प्ले था वो। उस प्ले की मेरे साथ एक कॉमन कड़ी ये है कि वो जिन्होंने प्रोड्यूस किया था मनहर गढ़िया। हाँ हाँ हाँ। मैं जब 2004 में सूरत से मुंबई आया था, हाँ। पहले उनसे ही मिला था, मनहर जी मुझे से। मेरा पहला प्ले दिलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मनहर गढ़िया ने। और मेरी मुंबई में प्रोफेशनल थिएटर वर्ल्ड में जर्नी उनके थ्रू शुरू हुई। और उनके मुंह से, और बाकी जितने भी लोगों के साथ मैंने गुजराती प्ले किया, खिलैया की बात सबके मुंह से सुनी है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस। और मैं बताऊं ना, खिलैया में हम लोग बैक स्टेज में रहते थे, तो हमको पता होता था कि कहाँ पे कब रिएक्शन आने वाला है, और हर 2-3 मिनट में रिएक्शन आता था, हर 2-3 मिनट में रिएक्शन आता था, और पूरा हाउस फूटता था। और एंड में जब गाना चलता था तो सब नाचते थे वो उस गाने पे, तो बहुत मजा आता था उसमें। बैक स्टेज का एक्चुअली बहुत मेहनत का काम था उसमें, बहुत वो पेपर कटिंग बहुत था, पूरे हाथ सूज जाते थे मेरे। तो योर सन जुनैद हैज आल्सो स्टार्टेड डूइंग थिएटर। जुनैद माय सन, हाँ, वो भी थिएटर में ज्यादा इंटरेस्ट है। देयर आर लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स हु नो हिम आल्सो। अच्छा, हाँ दे आर ऑल पार्ट ऑफ थिएटर। हाँ, वो जुनैद जो है उसको थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो उसने 2 साल थिएटर स्टडी किया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में। फिर 1 साल उसने वहाँ पे कंपनी के साथ प्लेस भी किए। फिर बम्बई आके उसने बहुत सारे प्लेस किए हैं, और अभी भी कर रहा है। आजकल उसके प्लेस चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है सर, जैसे मतलब मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ क्योंकि मैं थिएटर से आया हूँ, बट एज एन एक्टर थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो शुरुआत देता है, जो बहुत कुछ सिखाता है, और वो आपको किसी भी मीडियम के लिए तैयार करता है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? व्हाट डू यू बिलीव इन दिस? I think theatre is a very beautiful medium. It trains you really well. It trains you really well. आप सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे हम लोग फिल्में करते हैं तो कोई लाइन सीख के आता ही नहीं है यार, एक्टरों को लाइन ही याद नहीं रहती। मैं इतना सरप्राइज्ड हो जाता हूँ कि एक्टर का पहला काम है कि उसको लाइन्स तो याद हो यार। आप जब सेट पे आए हो तो आपको लाइन्स ही याद नहीं हो रही, तो फिर जब लाइन्स याद नहीं हो रही तो सीन भी ठीक नहीं हो रहा है। ज्यादातर ध्यान लाइनों में चला जाए, फिर आप हाँ, आप परफॉर्मेंस में लेयर्स, वो लाइंस, वहाँ सीन ठीक होता नहीं, आप याददाश्त में खोए हुए रहते हैं। तो सबसे बेसिक ट्रेनिंग आपकी थिएटर में ये होती है कि पहले आपको लाइंस याद करने पड़ते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डू। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न इन थिएटर, एंड यू लर्न हाउ टू वर्क एज अ ग्रुप। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप एक टीम के साथ कैसे काम करते हैं, वो बहुत और फिर एक आपका इंस्टेंट रिश्ता होता है ऑडियंस के साथ, और क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है, आपको वो फौरन पता लगता है, लाइव पता लगता है। लाइव पता लगता है। सो यू गेट टू लर्न, एवरी शो यू गेट टू लर्न, यू नो। कई बार तो सेम प्ले के जितने शोज किए जाएं, उतनी बार ऑडियंस सिखाती है। करेक्ट। उनके रिएक्शन से पता चलता है, अच्छा इसका ये मतलब भी था, तो शायद हमने 50 शो में नहीं समझा। करेक्ट, इसका ये मतलब भी है। हाँ, यू सो राइट। पर इतने लोग मुझसे पूछते हैं, इतने नए नए एक्टर्स कभी मिलते हैं हम लोग शो में। अभी भी थिएटर करता हूँ मैं, शो के लिए जाता हूँ कि थिएटर कितना जरूरी है, थिएटर कितना जरूरी है। आई एम श्योर आपके मुंह से सुनने के बाद उन सबको और यकीन मिलेगा। देखिए, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कि आपको थिएटर से ही शुरू करना है, आप फिल्में से भी शुरू कर सकते हैं। दोनों के चैलेंजेस अलग हैं। थिएटर में क्या है कि आपको जो आप किरदार कर रहे हैं वो आपको सिर्फ एक दफा नहीं करना है, वो किरदार को आपको बार बार जीना है, और हर दफा जीना है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीना है। दैट इज अ बिग चैलेंज। आप 100 दफा करते हैं, उसके बाद आप शायद वो इमोशन ना ला पाए, आप बोर हो जाए, आप थक जाएं कि वही फिर। अब अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पे रोना है, हर दफा आपको वो फील करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसी फ्रेशनेस शो भी होना चाहिए। हाँ, उसी ताजगी के साथ होना चाहिए वो। तो वो एक चैलेंज होता है थिएटर में। फिल्मों में उल्टा चैलेंज होता है।
थिएटर में एडवांटेज ये होता है कि आप जब प्ले करते हैं तो आप वो रवानगी में स्टार्ट टू बिगिनिंग टू एंड करते हैं, तो आपका ग्राफ आप मस्त बना सकते हैं, इजियर है ग्राफ बनाना। फिल्मों में क्या होता है, हम लोग ऑर्डर में शूट नहीं करते। अगर 100 सीन है फिल्म के अंदर तो मैं 58 सीन से शुरू कर सकता हूँ, फिर 47 करूँगा। तो डायरेक्टर जो है वो सीन्स अपने हिसाब से वो लोग शूट करते हैं। तो आपको बीच बीच में पता नहीं कब सीन के अंदर भी जो फर्स्ट शॉट होता है, हम लोग सीन कभी कभी फर्स्ट शॉट से शुरू नहीं करते, लास्ट शॉट पहले ले लेते हैं। तो एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंज होता है कि आपको ग्राफ जो है कैरेक्टर का वो आपको अपने जहन में बनाना पड़ता है। और जब आपको डायरेक्टर बोले कि हम ये शॉट ले रहे हैं उस सीन का, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त मेरा कैरेक्टर किस कैफियत में है, उसके क्या जज्बात हैं, और उस वक्त मैं कैसे पिच करूंगा उस मोमेंट को। और फिर जब फिल्म बनती है तो आपका जो ग्राफ है वो नजर आता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो ग्राफ नजर आएगा। फिनिश पूरा, बिकॉज़ ऑडियंस तो वैसे ही देखेगी। हाँ, ऑडियंस मतलब फिल्मों में तो ये होता है कि ब्रेकअप सीन पहले शूट कर लिया और पहली मुलाकात लास्ट दिन पे शूट और लगना चाहिए पहली बार मिल रहा है। हाँ, तो ये चैलेंजेस फिल्मों के लिए, एक्टर्स के लिए तो अलग अलग चैलेंजेस है। दोनों मीडियम में अलग अलग चैलेंजेस है, बोथ आर वेरी वेरी चैलेंजेस। बट थिएटर इज ए वेरी एक्साइटिंग मीडियम एंड इनफैक्ट आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं कि जो फर्स्ट टाइम मैं अवंतर ग्रुप में जब था तो बैकस्टेज करता था। मैं बैकस्टेज इस उम्मीद से करता था कि शायद मुझे एक दिन जोशी बोलेगा कि हाँ भाई ये रोल तू कर भाई। एक्टर के लिए मैं बैकस्टेज इसलिए कर रहा था कि मुझे एज एन एक्टर चांस मिले, तो वो चांस ही नहीं मिल रहा था। खिलैया गुजराती प्ले वो सुपरहिट था, मेरे लिए कोई रोल नहीं था। फिर एक नया प्ले स्टार्ट किया केसर बीना, वो भी गुजराती था, तो उसमें भी मैं बैकस्टेज कर रहा था। तो उसमें विपुल शाह, अपना आतिश कपाडिया, मकरंद देशपांडे, ये सब थे। अपना होमी वाडिया, ये सब जेडी। तो हम लोग सब एक ग्रुप में थे और देवेन भुजानी भी था वो प्ले में। और देवेन भुजानी का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुआ 3-4 दिन पहले शो से, उसने बोला प्रॉब्लम है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी बैठा हुआ था, हम लोग वहीं उधर थे एनएम के जो सामने यशोदा है ना, वो यशोदा हॉल। तो जोशी ने बोला विपुल आमिर को लाइन सिखा। मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला उसने। उसने जोशी का स्टाइल होता था, विपुल आमिर को लाइन सिखा। अब मैं सुन रहा हूँ अच्छा मेरे को चांस मिल गया। हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब लाइफ में एक्ट किया है थिएटर में, इट वॉज ऑन अ गुजराती प्ले, उसका नाम था केसर बीना, और गुजराती मुझे आती नहीं थी। फिर उस प्ले के लिए आपने गुजराती हाँ, फर्स्ट चांस मिला एज एन एक्टर। 4 दिन थे, मैंने पूरी सीख डाली। जो इतनी लाइंस नहीं थी मेरी, जितनी लाइंस थी मैंने सब सीख डाली। उसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो सब इट वॉज अ मिस्ट्री काइंड, मतलब थोड़ा सा थ्रिलर टाइप का प्ले था, इंग्लिश प्ले था, सोल्जर स्टोरी, उस पर अडेप्टेशन था उसका। तो उसमें वो होमी वाडिया मेजर बन के आता है, वो कुछ सुसाइड को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एंड आई एम द की विटनेस। और मैं वो पूरे प्ले में एक टर्निंग पॉइंट था, वो लाइन मेरी थी। टर्निंग पॉइंट, सर सीजे नी पत्नी यानी बच्ची जीवता छे। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए नई बात थी, और वहां से प्ले टर्न होता है। कमाल है सर, कितने साल पहले की बात, आपको मतलब वो लाइन वैसे याद है? अब वो एक लाइन इंपॉर्टेंट थी मेरी, वो मैंने इतनी सीखी थी, भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपने जैसे मौका मिला, आपने गुजराती सीख ली जस्ट टू गेट ऑन स्टेज, एक प्ले करने मिल रहा था, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपने लिए हैं।